आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमोना कैप्सूल और रेमोना साशे के बारे में। पीसीओएस इनफर्टिलिटी के पेशेंट होते हैं, जो खवातीन पीसीओएस या इनफर्टिलिटी की होती हैं, वो नाउम्मीदी की तरफ चली जाती हैं। तो इसी वजह से रेमोना का भी अपना जो स्लोगन है वो यही होता है कि इन पीसीओएस एंड इनफर्टिलिटी प्रेज डू गेट आंसर, कि पीसीओएस और इनफर्टिलिटीज में दवाओं का जवाब मिलता है विद रेमोना। तो रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है वो मायोइनस्टोल और डीकाइरोइनस्टोल की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर इसकी बात करें स्केलेटन मसल्स, लिवर, एडिपोज टिश्यू के ऊपर, तो जब मायोइनस्टोल और डीकाइरोइनस्टोल की डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, तो इसमें जब फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन बाइंड करते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ, जो इंसुलिन के महसूस रिसेप्टर्स बॉडी में मौजूद होते हैं उनके साथ वो जब बाइंड होता है तो वो आईपीजी इनस्टिटोल फास्फोग्लाइकेन एक एंजाइम होता है उसे रिलीज करता है। वो एंजाइम मायो इनस्टिटोल और एपिमिरेज जो एंजाइम बॉडी में नेचुरली होता है उसके साथ बाइंड होता है और एपिमिरेज एंजाइम्स को डाउनवर्ड कर देता है, जिसके नतीजे में डी काइरोइनोस्टोल कम पैदा होना शुरू हो जाता है, उसकी डाउनवर्डिंग शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में अब इन दोनों का ये होता है कि मायोइनस्टोल और डी काइरोइनस्टोल जिस्म में एक मखसूस मिकदार में मौजूद होते हैं और दोनों की मिकदार एक जितनी होनी चाहिए। लेकिन जब आईपीजी मायोइनस्टोल के साथ लीवर या एडिपोज टिश्यू या स्केलेटन मसल्स के ऊपर एपिमेरेज एंजाइम के साथ मायोइनस्टोल बाइंड होता है, तो उसके नतीजे में डी काइरोइनस्टोल की डेफिशिएंसी हो जाती है और मायोइनस्टोल ज्यादा मिकदार में पैदा होना हो जाता है, जिसके नतीजे में हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। मतलब इंसुलिन की ज्यादती जिस्म में हो जाती है, इंसुलिन बहुत ज्यादा मिकदार में रह जाता है क्योंकि वो सेल के अंदर नहीं जा सकता है, जिसके नतीजे में मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं और हाइपर एंड्रोजिनिज्म जो है ना वो पैदा होता है। अब हाइपर एंड्रोजिनिज्म से मुराद है कि जिस्म में जो हमारे हार्मोन्स हैं, बिलखसूस फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो बहुत माइन्यूट मिकदार में होता है, बहुत कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका बूस्ट अप हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। इसी तरह अगर ओवरी के ऊपर बात करें, क्योंकि यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें रेगुलर हो जाते हैं पेशेंट्स के, तो अगर उसकी बात करें तो जब सेम इसी तरह इंसुलिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा, आईपीजी रिलीज होगी और आईपीजी के नतीजे में मायोइनस्टोल जब एपिमिरेज एंजाइम से बाइंड करेगा ओवरी पर, पहले जो हमने बात की वो स्केलेटन मसल्स पर थी, अब ओवरी पर जब वो बाइंड करेगा एपिमेरेज एंजाइम से, तो उसके नतीजे में डी काइरोइनोसिटोल जो है उसकी मिकदार ज्यादा हो जाएगी, जिसके नतीजे में मायोइनस्टोल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। मायोइनस्टोल की डेफिशिएंसी के नतीजे में एनोवुलेशन हो जाएगी, यानी जो एग बनते हैं, एग बनकर जो रिलीज होते हैं यूट्रस में, वो यूट्रस में रिलीज होने की बजाय उनका सिस्ट बनना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से ओवरी होगी वो डिसफंक्शन हो जाएगी। अब इसकी एक और जो वजह होती है, जब एपिमेरेज एंजाइम के साथ मायोइनस्टोल बाइंड होता है तो उसके नतीजे में जो एफएसएच हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज होता है, उसका बेसिकली काम होता है कि एग के जो आसपास है वो एक फ्लूइड बनाना, जिसके नतीजे में वो एग ओवरी से रिलीज होकर यूट्रस में आ जाता है। तो अब वो जो फ्यूल बनेगा उसके नतीजे में जब सेल मिच्योर होगा, तो सेल मिच्योर होने के बाद क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसके नतीजे में वो एग रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज होने के बजाय उसके सिस्ट बनना शुरू कर देंगे, तो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी उसके नतीजे में होती है। तो पीसीओएस इनफर्टिलिटी को ट्रीटमेंट करने के लिए मायोनिस्टोल और डीकाइरोनिस्टोल की एक महसूस मिकदार जो होती है वो लेनी पड़ती है, जो हमारी इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक है वो 40:1 होती है। तो बहुत से जो प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनमें इनोसिटोल जो होता है वो बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसके साइड इफेक्ट और ज्यादा हो जाते हैं, सिस्ट जो होते हैं वो ज्यादा मतलब साइज में ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट है रिमोना, इसमें बेसिकली 1000 mg जो कि हमारी एक्चुअल रेशो है बॉडी की रिक्वायर्ड है, उसके नतीजे में मायोनिस्टोल हमने ऐड किया हुआ है इसमें, जो कि पीसीओएस इनफर्टिलिटी को डील करता है। अब जो इनफर्टिलिटी होती है उसके नतीजे में, अब यहाँ पर जो इनफर्टिलिटी होगी, ये सिस्ट वगैरह बनते हैं, तो उसके नतीजे में जो सिम्टम्स मरीज में जाहिर होते हैं उनमें ये होता है कि रेमोना जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं पेशेंट्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएंगे, ओवरी जो होगी उसमें
एग की क्वालिटी मतलब एग रिलीज होने के बजाय उसके सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो होता है जिसमें वो सही तरह से मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। उसके नतीजे में हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन जिसमें बॉडी में ज्यादा होना शुरू हो जाएगी और हाइपर एंड्रोजिनिज्म होना शुरू हो जाएगी। अब रेमोना का काम ये होता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, और उसके बाद ओवरियन फंक्शन एंड क्वालिटी को बेहतर करता है, इम्प्रूव हार्मोनल रिलेटेड जो पीसीओएस रिलेटेड हार्मोन्स होते हैं, जिस तरह हमने पहले बात की थी मायोनिस्टोल और डीगायरोनिस्टोल, तो इनका जो इम्बैलेंस होता है इसे बैलेंस करता है और मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन को ये खत्म करता है, हाइपर इंसुलिनीमिया, हाइपर एंड्रोजिनिज्म को ये रिड्यूस करता है। अगर इसकी बात करें इनफर्टिलिटी पीसीओएस में, अगर या फिर इनफर्टिलिटी में इसकी बात करें, रेमोना की बात करें, तो जो कंबाइंड थेरेपी होती है मायोनिस्टोल और डीकायरोनिस्टोल की, ये पीसीओएस में यूज हो चुकी है और इसके एक जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उनके मुताबिक उनने 12 वुमेन्स ली थी 100 डेज में, तो उसके नतीजे में जो मतलब उन्होंने 3 मंथ्स से 6 मंथ्स ये डोज ली थी रेमोना, तो 12 में से 10 वुमेन्स ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली थी। अब सिमिलरली ये तो रही साशे की बात, यहाँ पर अगर बात करें इसके दूसरे कैप्सूल्स की, तो जो टीन एजेस गर्ल्स होती हैं उनमें बेसिकली एक्नी और हेयर स्टिज्म का भी बहुत इशू होता है, और हेयर स्टिज्म एंड एक्नी टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होने की वजह से उनके जिस्म पर जो होता है ना वो हेयर स्टिज्म हो जाता है, जिस्म पर बाल होना शुरू हो जाते हैं और एक्नी भी होती है। तो हमारे जो कैप्सूल्स हैं रेमोना कैप्सूल्स में मायोनिस्टोल की मिकदार कम डाली हुई है, जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन्स मानी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है इन्हें कम करता है, इसके लेवल को कम करता है, जिसके नतीजे में हेयर स्टिज्म जो होगा वो -12% रिड्यूस होगा और एक्नी -25%। इस तरह जिस्म में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो -55% रिड्यूस होता है, टोटल टेस्टोस्टेरोन लेवल -38% वुमेन्स में रिड्यूस होगा, जिसके नतीजे में एक्नी और हेयर स्टिज्म से हमें मतलब निजात मिलेगी। अब पीसीओएस जो होती है इसकी डोजेज की अगर बात करें हेयर स्टिज्म एंड एक्नी में, तो एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम कम से कम 1 मंथ के लिए लेना पड़ता है। और इनफर्टिलिटी में अगर बात करें तो 1 साशे बीडी डोज में सुबह और शाम एक साशे 3 to 6 मंथ में इसकी जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक जो इनकी डोजेज है वो है। I hope you like this video. If you like this video, please share it with other and subscribe my YouTube channel.